हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे से सीजीएल के लिए जो झारखंड सामान्य अध्ययन के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो इसमें हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अभी झारखंड हिस्ट्री, इसके बाद योजना और 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं झारखंड के जैसे जेपीसी एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं, ये टॉपिक चल रहे हैं। बहुत ही जल्द, हो सकता है आज ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। झारखंड का ज्योग्राफी और जनजातीय के बारे में। तो ये दो टॉपिक जो है ये एक्स्ट्रा चलाए जाएंगे झारखंड सामान्य अध्ययन के लिए, क्योंकि बड़ा है और बहुत ही कम समय है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम लोग एक दिन में कवर करेंगे। ओके। और बाकी के जो है पेपर 3 के लिए, तो पेपर 3 में और भी हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़ का बाकी का जो चैप्टर है, उसको क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ओके। तो झारखंड हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अभी तक जो है 14 लेक्चर हम लोगों ने झारखंड हिस्ट्री में कंप्लीट किया है। और ये जो 14 लेक्चर है, इसमें झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश हैं, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, तो इसमें हम लोगों ने मुंडाओं के बारे में पढ़ा था। ओके। उसके बाद हम लोगों ने नागवंशी के बारे में पढ़ा, नागवंश। तो इन दो क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है झारखंड हिस्ट्री में। आज हम लोग नया वंश स्टार्ट करने वाले हैं, पलामू के बारे में पढ़ेंगे। तो पलामू में क्या है कि रक्सेल और चेरो वंश, ये दो वंश के बारे में पढ़ना होता है। तो आज हम लोग पलामू स्टार्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से मैंने नागवंश पढ़ाया है उसी तरह से इसको पढ़ाऊंगा। और ये जब खत्म हो जाएगा झारखंड का जो रीजनल डायनेस्टी है, तो इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसा कि पहले हम लोग कर रहे थे। चूंकि ये एक ही टॉपिक है, और हर जैसे कि मुंडा वंश हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें नागवंश के कुछ अंश आप पढ़ेंगे। नागवंश है तो इसमें चेरों के कुछ वंश आप लोग पढ़ेंगे, रामगढ़ के कुछ वंश पढ़ेंगे। उसी तरह से पलामू है, तो इसीलिए अभी क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है। रीजनल डायनेस्टी ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर साथ में क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि आप आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे सबसे। ओके। तो पलामू आज से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो पलामू में क्या है? पलामू, देखिए यहाँ पर जो हिस्ट्री का ये टॉपिक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास का ही है, यहीं से बहुत सारी चीज़ों को आप जानेंगे। जैसे कि जो आर्ट्स एंड कल्चर है झारखंड के, तो उसका बेसिक चीज़, कौन सा मंदिर कब बना है, किसने बनवाया, ओके, कौन सी प्रथा या फिर कौन सा मेला कब स्टार्ट हुआ है, ये सब जो है आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री का, इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न ये खत्म हो रहा है, और प्लस जितने आंदोलन हैं वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे कवर होते हैं। तो पलामू की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, दो वंश पढ़ना होता है। एक है रक्सेल, रक्सेल वंश, और एक है चेरो वंश, चेरो वंश। ओके। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों ही पढ़ेंगे, क्योंकि किस तरह से चेरो वंश आया, किस तरह रक्सेल वंश आया, और कैसे रक्सेल से चेरो वंश की स्थापना होती है पलामू में, ये सभी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ओके। हर चीज को कंसेप्चुअली समझेंगे। तो सबसे पहले पलामू की बात की जाए तो यहां पर रक्सेल आए सबसे पहले, रक्सेल वंश ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर जिस राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन सभी के बारे में जानना जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो रक्सेल में क्या है, रक्सेल में हम लोग पढ़ेंगे जो रक्सेल राजा थे, रक्सेल राजा मानसिंह। मैंने इसीलिए यहाँ पर रक्सेल राजा लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये मानसिंह वो अकबर वाले मानसिंह नहीं है, ये मानसिंह रक्सेल के मानसिंह है। ओके। तो रक्सेल राजा मानसिंह ये हो गया। इसके बाद ये बिल्कुल अलग है। ओके। ऐसा नहीं कि ये अकबर वाले कहाँ से आ गए। तो इसके बाद रक्सेल के बाद चेरो वंश की स्थापना होती है। और चेरो वंश जो है ये बहुत ही लंबा शासन यहाँ पर करता है। चेरो वंश मेनली इसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन रक्सेल भी छोटा है, और किस तरह से ये कनेक्टिविटी है दोनों में, ये जानना जरूरी है। तो चेरो वंश में क्या है, चेरो वंश में कि सबसे पहले देखिए रक्सेल राजा मानसिंह जो थे, तो रक्सेल राजा मानसिंह के अंतर्गत एक व्यक्ति था जो कि इन्हीं के अंदर काम करता था, और उनका नाम था भागवत राय।
उनका नाम था भागवत राय। ओके, अब भागवत राय में क्या है कि ये जिस क्षेत्र के नेता थे, देखिए कोई ना कोई उस समय छोटे छोटे समूह हुआ करते थे, तो हर समूह के एक नेता हुआ करते थे। ओके, तो भागवत राय जो है, भागवत राय एक जगह था और उस जगह का नाम था शाहाबाद। शाहाबाद ये इस जगह का नाम था। ओके, तो इस जगह के जो नेता थे, उनका नाम था उनका नाम था शाहाबद राय। शाहाबद शाहाबद राय, ठीक है। तो ये इस जगह के नेता थे। अब इनके बाद जो है भागवत राय इस जगह के मुखिया बनते हैं, नेता बनते हैं। शाहाबद जगह जो है इसके मुखिया कौन बनते हैं? भागवत राय बनते हैं, जो कि एक चेरो वंश से बिलोंग करते हैं। ओके, तो भागवत राय किसके अंदर काम करते हैं? ये रक्सेल राजा मानसिंह के अंतर्गत काम करते हैं। ओके, अब समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ इन्हें महसूस होता है कि मैं अपने वंश की स्थापना करूंगा, और किसी तरह से मौका पाकर भागवत राय मानसिंह की हत्या कर देते हैं। और जब इनकी हत्या करते हैं तो फिर एक नए वंश की स्थापना होती है, चेरो वंश। ओके, तो चेरो वंश के जो स्थापक हैं वो कौन है? वो है भागवत राय। ओके, तो चेरो वंश में चेरो वंश में चेरो वंश में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भागवत राय के बारे में। शाहाबत राय इंपॉर्टेंट नहीं है, भागवत राय हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनंत राय के बारे में। अनंत राय के बारे में, भागवत राय के जो पुत्र हैं अनंत राय, ये इनके बाद शासन संभालते हैं। अनंत राय के बाद हम लोग पढ़ेंगे सहबल राय के बारे में। सहबल राय के बारे में, सहबल राय को कहीं कहीं बलभद्र चेरो के नाम से भी बोला गया है। तो किसी पुस्तक में अगर आपको मिलता है अनंत राय के बाद बलभद्र चेरो, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो गया सहबल राय के बाद बलभद्र चेरो। अब यहाँ पर जो अनंत राय हैं, देखिए अनंत राय, भागवत राय, और एक इनके पहले कौन थे? एक थे शाहाबद राय। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है ये शाहाबद राय। तो ये जो तीनों हैं, शाहाबद, भागवत, अनंत, ये तीनों जो हैं, और एक ये सहबल राय, ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। सहबल जहांगीर के भी समकालीन थे, और ये शाहजहां के भी समकालीन थे। तो ये जहांगीर के समकालीन थे। अब जहांगीर के समय में क्या क्या हुआ था हम लोग समझेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से राजा हुए हैं और किन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सहबल राय, इनके बाद सहबल राय के बाद जो गद्दी संभालते हैं, सहबल राय के बाद जो गद्दी संभालते हैं वो है प्रताप राय। अब प्रताप राय यदि आपने नागवंश पढ़ा है तो ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा कि प्रताप राय तो ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन की थी नागवंश में। ओके, पहले क्या हुआ करता था? सुतियाम्बे, सुतियाम्बे से चोटिया जो है प्रताप राय ने हस्तांतरित करके नई राजधानी बनाई। ये वो प्रताप राय नहीं, वो नागवंश के थे, ये चेरो वंश के हैं। तो ये हैं चेरो वंश के प्रताप राय। ओके, ये भी बहुत ही बड़े राजा थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूपाल राय। इनके बारे में कुछ खास पॉइंट है नहीं। भोपाल राय के बाद जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम है मेदिनी राय। उनका नाम है मेदिनी राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। जब मैं नागवंश पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने इनका जिक्र किया था, मेदिनी राय के बारे में। ये जो है आक्रमण करते हैं नागवंश में, और दोईसागढ़ में एक दरवाजा होता है पत्थरों का, बहुत ही बड़ा दरवाजा था, उसको नागपुर दरवाजा के नाम से बोला जाता था। तो ये दरवाजा जो है, जब मेदिनी राय यहाँ पर आक्रमण करते हैं, इसको काफी नुकसान पहुंचाते हैं और इस दरवाजा को साथ में ले आते हैं। प्रताप राय जब चेरो वंश के राजा थे तो इन्होंने किला का निर्माण किया था, जिसको पलामू किला के नाम से जाना जाता है। तो इस किला में उस दरवाजा को लगाया गया था, मेदिनी राय। ओके, इनके बाद, मेदिनी राय के बाद भी बहुत सारे राजा हुए। देखिए ये सब जो हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, प्रताप राय, भोपाल राय, मेदिनी राय, ये सभी शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन हैं। ओके, तो मेदिनी राय के बाद अब जो अगले शासक यहाँ पर आते हैं वो हैं रुद्र राय। फिर आते हैं दिक्पाल राय। दिक्पाल राय, ओके। इसके बाद आते हैं साहब राय।
साहब राय, फिर रणजीत राय। रणजीत राय, ये जो दोनों हैं ये बहादुर शाह प्रथम के समकालीन हैं। ओके, उसके बाद जय कृष्ण राय, जय कृष्ण, जय कृष्ण राय, फिर चित्रजीत राय, चित्रजीत राय, और फिर गोपाल राय। तो ये सब इंपॉर्टेंट राजा हैं चेरो वंश के। ओके, इसमें से हम लोग 4-5 के बारे में कम से कम अच्छा से समझेंगे, अच्छा से जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओके, ये जो है साहब राय और रणजीत राय, ये बहादुर शाह प्रथम के समकालीन है। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं जय कृष्ण राय, इनका शासन लंबा था और इनके समय में मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, आलमगीर आलम द्वितीय, ये सब जो हैं मुगल बादशाह थे। चित्रजीत राय और गोपाल राय जो हैं ये दोनों शाह आलम द्वितीय के समय, शाह आलम सेकंड के समय चेरो वंश के राजा थे पलामू में। ओके, तो ये सब हुए चेरो वंश से जुड़े राजा। अब मैं 2-3 राजा के बारे में आज पढ़ाऊंगा। ओके, और हर राजा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं कोरिलेट करके बताऊंगा जो सेंट्रल लेवल के पॉइंट होते हैं उनसे। और इसके बाद देखिए जब ये हो जाएगा तो फिर जो मेडिवल हिस्ट्री है झारखंड का, तो उसको मैं फिर से बताऊंगा। तो वो एक तरह से रिवीजन होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट छूट ही जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट रह जाएगा, तो उस समय वो क्लियर हो जाएगा। तो उस समय मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से स्टार्ट मैं करूँगा दिल्ली सल्तनत से, और दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते करते हम लोग पहुँचेंगे जो ब्रिटिश राज है वहाँ तक। ओके, इस तरह से हिस्ट्री जब ये जब स्टार्ट होगा, तो इसमें यही सब राजाओं के बारे में, नागवंश में हम लोगों ने जो पढ़ा, फिर चेरो वंश में जो हम लोगों ने पढ़ा, तो वही सब राजाओं के बारे में आप लोग फिर से सुनेंगे और ये पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये एक एक करके हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पलामू में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रक्सेल के बारे में, रक्सेल वंश। ओके, तो रक्सेल वंश में क्या है कि रक्सेल वंश जो थे, सबसे पहले तो ये आप जानिए, क्वेश्चन आता है कि कौन सा वंश जो है खुद को राजपूत बताते हैं। तो रक्सेल वंश जो है ये राजपूत हैं, ये राजपूत हैं। और ये जो है राजपूताना क्षेत्र से, यहाँ पर देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो मैप देखिए, देखिए ये हो गया झारखंड, ये हो गया झारखंड, ये पलामू का एरिया है, ये पलामू का एरिया है। ठीक है, तो एक झारखंड का एरिया, ओके, एक हो गया झारखंड का एरिया और एक छत्तीसगढ़ का एरिया। इन दोनों राज्यों में रक्सेल वंश का शासन था। एक समय में रक्सेल वंश का शासन झारखंड के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में रक्सेलों का शासन हुआ करता था। और ये जो रक्सेल आए थे, तो ये राजपूताना क्षेत्र से आए थे, राजपूताना क्षेत्र से ये जो है रोहतासगढ़ होते हुए आए थे। ओके, तो यहाँ पर जब ये आए तो इन्होंने अपने वंश की स्थापना की, जिसको रक्सेल वंश के नाम से जाना जाता है। तो रक्सेल वंश जब यहाँ पर आए थे, जब रक्सेल वंश यहाँ पर आए, तो आने के दौरान देखिए बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर कोई उसका समर्थन नहीं करता है। तो इसी चीज को लेकर कुछ चीज हुई थी जिसको लेकर विवाद हुआ इसमें, और ये 2 गुटों में बंट गया। और जब ये 2 गुट में बंट गया, तो इसमें क्या है कि इसकी 2 शाखाएं बंट गई। जो रक्सेल वंश है ये जो है 2 पार्ट में बंट गया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट वो है जो देवगन में आके बसा, और दूसरा पार्ट वो है जो कुंडेलवा में आकर बसा। तो जो देवगन में आकर बसे थे ये हरिहरगंज से, महाराजगंज के रास्ते से होकर यहाँ पर आए थे। कुंडेलवा में जो बसा था ये चतरा कह लीजिए या फिर पांके कह लीजिए, वहां से होते हुए यहाँ पर आए थे। तो रक्सेल वंश के 2 पार्ट थे, एक देवगन एक कुंडेलवा। ओके, एक वो जो देवगन में रहते थे, एक वो जो कुंडेलवा में रहते थे। इस समय जब रक्सेल वंश यहाँ पर आए थे, जब रक्सेल वंश यहाँ पर आए थे, तो इस क्षेत्र में ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, इस एरिया में बहुत सारी जनजातियों का जमाव पहले से ही हो चुका था। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था खरवार जनजाति। खरवार जनजाति, तो खरवार जनजाति जो है
देखिए इसमें इस समय की जो स्थिति थी, इस समय कोरवा, गोंड, पहाड़िया और खरवार जनजाति। तो ये जो खरवार जनजाति है इसकी संख्या सबसे ज्यादा थी उस समय। ओके, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी। और खरवार जनजाति के जो एक शासक थे, इनका नाम था प्रताप धवल। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रताप धवल। प्रताप धवल जो थे, ये खरवार जनजाति से जुड़े हुए थे और काफी इंपॉर्टेंट ये राजा थे उस समय। मतलब इसके शासक खरवार जनजाति के शासक थे, रक्सेल के ये राजा नहीं थे, खरवार जनजाति के शासक थे, लेकिन इनका भी दबदबा था अपने क्षेत्र में, प्रताप धवल। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि रक्सेलों का जो शासन है वो बढ़ता चला गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। रक्सेल के जो लास्ट राजा थे, रक्सेल के जो अंतिम राजा थे, अंतिम राजा, उनका नाम है मानसिंह। मानसिंह। ओके, ये वो मानसिंह नहीं है अकबर वाला, ये है रक्सेल का। तो मानसिंह ये अंतिम राजा थे, और इन्हीं के अंदर में एक व्यक्ति था जो कि काम कर रहा था, और वो जो व्यक्ति था वो चेरो का था, चेरो जनजाति का था। ओके, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था भागवत राय। भागवत राय, ठीक है। तो भागवत राय मौका देखकर मानसिंह की हत्या करते हैं और नए वंश की स्थापना करते हैं, चेरो वंश। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट होता है चेरो वंश। तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना और इसके जो इंपॉर्टेंट शासक है वो हम लोग देखेंगे। पलामू में चेरो वंश। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले देखिए ये जो क्षेत्र था, एक एक शाहाबदी आप कह सकते हैं, शाहाबाद भी कहीं कहीं लिखा रहता है, शाहाबाद, ये एक जगह का नाम है। तो इसी का जो एक व्यक्ति था जो कि इसका नेता था, उसका नाम था शाहाबाद राय। ठीक है, इसके बाद जो मुखिया बनते हैं इस क्षेत्र के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भागवत राय। भागवत राय। ओके, अब भागवत राय ये कहां से हैं? ये शाहाबाद से हैं, शाहाबाद के मुखिया हैं और चेरो वंश की स्थापना करते हैं। तो यहां पर चेरो वंश की जो स्थापना होती है, स्थापक कौन है? ये है भागवत राय। ओके, ये कौन है? भागवत राय। और भागवत राय किस क्षेत्र के मुखिया थे? ये थे शाहाबाद क्षेत्र के मुखिया। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है चेरो वंश की स्थापना करके ये अपना वंश चला रहे होते हैं। फिर एक समय बाद इनकी मृत्यु होती है, और भागवत राय के बाद इनका जो पुत्र है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनंत राय। अनंत राय। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत राय के बारे में। तो अनंत राय क्या, भागवत राय से जुड़ा हुआ बस एक ही पॉइंट है कि भागवत राय जो है ये चेरो वंश की स्थापना करते हैं, और ये जहांगीर के समकालीन है। किसके समकालीन है? जहांगीर के समकालीन है। तो अब है अनंत राय। ओके, अनंत राय। तो अनंत राय में क्या है? अनंत राय में तो यहां पर देखिए, अनंत राय के संबंध में, तो अनंत राय में बस आपको ये याद रखना है कि जब भागवत राय भागवत राय भागवत राय जब शासक थे, ठीक है, भागवत राय जब शासक थे, तो यहां पर मुगलों का आक्रमण हुआ था। मुगलों का आक्रमण हुआ था, और 1589 में आक्रमण हुआ था। और किसने आक्रमण किया था 1589 में? यहां पर अकबर, अकबर की बात हो रही है। अकबर के जो सेनापति थे उस समय, मान सिंह, ये आक्रमण करते हैं। ओके, ये आक्रमण करते हैं। तो जब ये आक्रमण करते हैं भागवत राय पर, तो भागवत राय क्या है कि ये अधीनता स्वीकारते हैं, मतलब कि टैक्स देने के लिए ये राजी हो जाते हैं। इनके पहले नागवंश में जो है आक्रमण होता है मधुकर्ण शाह में। ओके, तो भागवत राय के समय में चेरो वंश में आक्रमण होता है मुगलों का, मानसिंह के नेतृत्व में 1589 में। और फिर ये जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं और टैक्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि अकबर की जब मृत्यु होती है, अकबर की जब मृत्यु हो जाती है, तो चेरो वंश क्या करता है कि जो मुगल सेना यहाँ पर रह रहा था उसको ये खदेड़ देता है। बाकी जो सेना है, आसपास के जो क्षेत्र है, वहां से मुगलों को भगा देते हैं, और फिर चेरो वंश जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता से अपना शासन करने लगते हैं, और ये टैक्स देना बंद कर देते हैं। ओके, फिर इस तरह से समय बीतता चला जाता है,
और फिर अगले राजा बनते हैं भागवत राय के पुत्र अनंत राय। तो अनंत राय जब राजा बनते हैं तो इस समय स्थिति क्या है? इस समय स्थिति ये है कि ये टैक्स नहीं देते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले से ये स्टार्ट हो गया था। जब अकबर की मृत्यु हुई थी तो भागवत राय के समय जो है आक्रमण हुआ था मुगलों का, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब अकबर की मृत्यु हो गई तो फिर चेरो वंश ने मुगलों को यहाँ से खदेड़ा और फिर इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। फिर आते हैं अनंत राय और फिर ये टैक्स चूंकि नहीं दे रहे होते, तो यहाँ पर होता ये है कि उस समय जो जहांगीर हैं तो ये यहाँ पर आक्रमण करवाते हैं, क्योंकि ये टैक्स नहीं दे रहा तो यहाँ पर आक्रमण करवाते हैं। यहाँ पर अब समझिए, अनंत राय में क्या है कि जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार का जो क्षेत्र है, ओके, तो बिहार के जो क्षेत्र है तो अफजल खां जो है, अफजल खां ये अबुल फजल के पुत्र हैं। अफजल खां जो हैं ये अबुल फजल के पुत्र हैं। ये बिहार की जागीर अफजल खां को दे दी जाती है, मतलब कि बिहार का सूबेदार बना दिया था, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंट्रोल अफजल खां के हाथ में रहता है। अब अफजल खां जो है ये जहांगीर के कहने पर अनंत राय पर आक्रमण करते हैं, लेकिन आक्रमण करते हैं तो यहाँ पर अनंत राय जो है जीत जाते हैं, मतलब कि अफजल खां इसमें जो है मारे जाते हैं, बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध के कारण मृत्यु नहीं होती है, कुछ और कारण होता है। कहने का मतलब कि अनंत राय यहाँ पर जो है जीत जाते हैं। अब जीत जाते हैं तो जीत गए तो टैक्स फिर क्यों देंगे? तो इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये जो है कंटिन्यू चलता रहता है। अब एक समय आता है अनंत राय की मृत्यु होती है और फिर इसके बाद जो राजा बनते हैं चेरो वंश में वो है सहबल राय। ओके, ये है सहबल राय। तो अब देखिए बहुत समय हो गया है, भागवत राय के समय से ही टैक्स देना बंद हो गया है। उसके बाद आते हैं अनंत राय, वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। इनके समय मुगलों का आक्रमण भी हुआ था अफजल खां के नेतृत्व में, लेकिन ये जीत नहीं पाया। उसके बाद सहबल राय बना, तो इसके बहुत पहले से ही ये मुगल को टैक्स नहीं दे रहे हैं और ये ताकतवर होते चले जा रहे हैं। ओके, तो अब ये होता है कि सहबल राय इनका जो क्षेत्र है, तो ये अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड के नाम से जो जाना जाता है, जिसको सड़के आजम भी कहा जाता है, तो ये जो सड़के आजम है, सड़क ए आजम जीटी रोड, तो यहाँ पर एक जगह है हजारीबाग में वो पड़ता है, उस जगह का नाम है चौपारण। इस जगह का नाम है चौपारण। यहाँ तक ये अपना क्षेत्र बढ़ा लेते हैं और जब चौपारण के पास ये पहुंच जाते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये जीटी रोड के किनारे है। ओके, और ये क्या रास्ता था? बंगाल से जुड़ा हुआ था। ये रास्ता बंगाल से जुड़ा हुआ था, मतलब कि अगर बंगाल से कोई भी सेना आ रही है, चाहे वो मुगल की हो या फिर किसी भी शासक की, तो वो इसी रास्ते से होकर जाती थी। ठीक है, अब क्या है, सहबल राय क्या करता था कि खासकर मुगल की सेना इसमें ज्यादा इफेक्टेड थे कि कोई भी सेना आ रहा है या कोई किसी तरह का शाही खजाना लेके जा रहा है तो सहबल राय जो है उसको लूट लिया करता था। ओके, अब मुगल परेशान हो गए काफी। ये जो बात हो रही है ये जहांगीर के शासन की ही बात हो रही है, जहांगीर के समकालीन ही सब कुछ बात अभी चल रही है। तो अब जहांगीर परेशान हो गया, तो जहांगीर किसी तरह से सहबल राय को बंदी बनाने के लिए लोगों को भेजता है और किसी तरह से जो है सहबल राय बंदी बना लिए जाते हैं और इनको कहाँ ले जाया जाता है? दिल्ली। ठीक है, तो सहबल राय को अब पकड़ लिया गया है। सहबल राय जो कि अनंत राय के बाद बनते हैं, इनको पकड़कर कहाँ ले जाया गया है? दिल्ली। ओके, बादशाह के पास, जहांगीर के पास। अब पहले से ही जहांगीर जो है इस पर गुस्सा है। क्यों? क्योंकि बहुत समय से जो है चेरो वंश टैक्स नहीं दे रहा मुगलों को, और ऊपर से सहबल राय क्या कर रहा है कि जो मुगल की सेना है उसको लूटते हैं, मुगल का जो खजाना है उसको लूटना स्टार्ट कर दिया था। ओके, काफी व्यापारी जो थे परेशान हो गए थे, उन्होंने भी कंप्लेंट किया था। तो जहांगीर क्या करता है, सहबल राय को बुलाता है दिल्ली और यहाँ पर ये इनको सजा देते हैं। ये जो है इनको सजा देते हैं, और सजा किस तरह का देते हैं? सहबल राय को बाघ से लड़वाते हैं, और बाघ से लड़ने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। सहबल राय की मृत्यु हो जाती है बाघ से लड़ने के दौरान। और जब ये बात
पलामू के क्षेत्र में जाता है, जब ये बात पता चलती है लोगों को, चेरो वंश के जो लोग हैं उनको पता चलता है ये बात कि साबर राय की मृत्यु हो गई है। और कैसे हुई है, कि बाघ से इनको लड़वाया गया था। तो फिर अब क्या करते हैं, जो चेरो के लोग हैं ये आसपास के जो क्षेत्र थे, देखिए मुगल तो यहाँ पर आ नहीं पाए थे क्योंकि इनको जो है अनंत राय के समय ही भगा दिया गया था। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पर मुगलों का क्षेत्र है, मुगलों का शासन है, तो चेरो लोग क्या करते हैं कि ये आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से मुगलों को खदेड़ते हैं, मुगल का जो क्षेत्र है वहां पर लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साबर राय की मृत्यु की खबर जो है ये लोगों तक पहुंची थी। ओके, अब यहां से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, ये साबर राय के लिए बस इतना ही है। साबर राय के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रताप राय के बारे में। साबर राय के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रताप राय के बारे में। तो प्रताप राय जो है ये और भी शक्तिशाली राजा हो गया था। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने साबर राय के बारे में पढ़ा। ओके, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रक्सेल, रक्सेल में हम लोगों ने पढ़ा मानसिंह के बारे में। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा चेरो वंश, चेरो वंश में हम लोगों ने भागवत राय पढ़ा, भागवत राय, फिर हम लोगों ने पढ़ा अनंत राय, और फिर हम लोगों ने पढ़ा साबर राय। ओके, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद प्रताप राय की कहानी आती है, प्रताप राय के समय क्या होता है। फिर प्रताप राय जब हम लोग पढ़ लेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे मेदिनी राय। ओके, इस तरह से ये चलेगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये मैंने जो लिखा ये मैं दे दूंगा, आप रिवाइज कर सकते हैं देखकर। ओके, और जब ये खत्म हो जाएगा जो रीजनल डायनेस्टी है झारखंड की, तो इसके बाद सभी से जुड़े क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।